नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव होने हैं और इस चौथे और आखिरी चरण में कई ऐसी सीटें हैं जो नेताओं की चिंता बढ़ा रही है और इस चरण में आदिवासी भी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई सीटों पर सियासी मुकाबला भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। आज हम बात करेंगे खंडवा लोकसभा सीट की। तो आखिर क्या है खंडवा की जनता के मुद्दे, क्या है यहां का सियासी मूड? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और इन चरणों में पूरे होने के साथ ही राजनीतिक दल जीत हार के गुणा भाग भी करने लगे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब 8 सीटों का दंगल बाकी है, जिसमें मालवा निमाड़ की जनता अहम भूमिका निभाने जा रही है। और इसी मालवा निमाड़ में शामिल आज बात होगी खंडवा की। आखिर खंडवा में इस बार किसकी हवा है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं और अब बारी है चौथे चरण की, जिसके लिए सियासी पार्टियां पूरा दमखम लगाती नजर आ रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो इस चौथे चरण में आदिवासी मतदाता अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से एक सीट है खंडवा। खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने 2009 में जीत दर्ज की थी। उपचुनाव मिलाकर पिछले 3 चुनाव 2014, 2019 और 2021 में हुए उपचुनाव में बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। तो चलिए आपको खंडवा का चुनावी इतिहास भी बता देते हैं। सीट पर अब तक 19 बार लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को 9 बार, बीजेपी को 8 बार जीत मिली। नंद कुमार सिंह चौहान यहां से 6 बार जीते। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 8 विधानसभा में 7 बार बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद अब आखिरी जंग की शुरुआत हो गई है। चौथे चरण में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच दावे भी नेताओं की ओर से बेशुमार किए जा रहे हैं। झूठ का सहारा कब तक लेंगे? अब झूठ का अंत हो गया है। अब तो जनता मोदी जी भी जो बोलते हैं उसको भी झूठ मानकर चल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उसका कारण है कि मैं नरेंद्र प्रत्याशी नरेंद्र पटेल मेरा नाम है और नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। वो झूठ बोलते हैं, मैं सच बोलता हूँ। वो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। इस प्रकार ये मान के चलें आप कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी ही जीत के जाएगी। देखिए, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर मोदी जी की आंधी चल रही है। मोदी जी की आंधी गरीब के कल्याण, गरीब के चेहरे पर चमक लाने का काम किया है। क्षेत्र के विकास में पूरी भूमिका ईमानदारी से निभाई है और देश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए राम जी का आशीर्वाद है। जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। जनता में उत्साह है, उमंग है कि इस बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनाना है और देश को 2047 में विश्व गुरु के स्थान पर। एक तरफ नेताओं के दावे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सियासतदानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं खंडवा के आखिर मुद्दे क्या हैं। हाँ, चाहिए उद्योग होना चाहिए, कंपनी खुलना चाहिए। हाँ। गाँवों में अच्छा खासा उद्योग होना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। हाँ। अभी पानी नहर की जरूरत है। तो अभी सिंचाई कैसे करते हो आप लोग? अभी तो ऐसे ही थी। अच्छा, ये एक मुद्दा बना हुआ था कि भैया नहर आएगी, नहर तो आगे तो पानी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, ये तो दावे का भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, कौन सी नहर आई? ये ध्वंस चाहिए। मेरे को अभी तो आज 40-45 साल हो गए। हाँ। मैं बाहर का रहवासी हूँ। लोगों को अभी तक खोली नहीं मिली, लोगों को 2-2 3 मिल गई। MSP को लीगल गारंटी दो। सबसे पहली बात, लीगल गारंटी दो ही दो MSP को, और दूसरी बात होगी नहीं। उससे कम पे मानने को राजी नहीं है। किसान के लड़के हम भी। ठीक है। खंडवा की जनता एक बार फिर मैदान में अपना नेता चुनने के लिए तैयार है। देखना होगा कि आखिर जनता किसका राज तिलक करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा करने से पहले आपको खंडवा का वोट प्रतिशत बता देते हैं। साल 2019 की बात करते हैं तो खंडवा में 76.9% वोटिंग हुई थी। वहीं साल 2014 की बात करते हैं तो यहां पर 71.46% वोटिंग हुई। और अब आपको बताते हैं किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत यहां पर हासिल हुआ था। साल 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी को 57.04% वोट मिले और कांग्रेस को 36.39% यहां पर वोट मिले थे। बात करते हैं साल 2019 की तो बीजेपी को 57.14% वोट मिले, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 38.52% यहां पर वोट हासिल हुए। अब बात करते हैं खंडवा के मतदाताओं की, जो कि 13 मई को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। खंडवा में कुल मतदाताओं की संख्या 20,96,901 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,63,871 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 10,32,971 यहां पर है। अब चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम दांगोरे जी हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। संतोष गौतम जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रेरणा हमारी संवाददाता जुड़ गई है खंडवा से। सबसे पहले प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, खंडवा की जनता के मुद्दों को समझे तो उनके मुद्दे क्या हैं, और जमीनी स्थिति अगर प्रत्याशियों की मजबूती को लेकर के समझे तो वो क्या देखने को मिली? बिल्कुल, सबसे पहले मैं प्रत्याशियों की मजबूती की स्थिति आपको कीर्ति बता देती हूँ। और उसमें सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आ रही है और ये कोई नई बात नहीं है। नंद कुमार सिंह चौहान की परंपरागत सीट ये मानी जाती है खंडवा, और यहाँ पर उनका दबदबा साफ देखने को मिला। हालांकि उनके निधन के बाद यहाँ पर जब उपचुनाव हुए उसके बाद स्थितियाँ बदली, लेकिन सांसद बीजेपी का ही बना और बीजेपी के सांसद ने एक बार फिर से फतेह हासिल की। हालांकि 2.5 साल के कार्यकाल के बाद अब चुनाव आ गए हैं और मैं बातचीत करूंगी कि लोग क्या मानते हैं और क्या कैसे देख रहे हैं। आप बताइएगा खंडवा की क्या स्थिति है अभी? खंडवा के अभी बहुत जर्जर अवस्था में है और कुपोषित है खंडवा। आप विकास के नाम पर देख लीजिए, आप रोजगार के नाम पर देख लीजिए, आप सुरक्षा के नाम पर देख लीजिए, स्वास्थ्य के नाम पर देखिए। यदि हम अगर चारों खोने की बात करें तो चारों खोने चित्त है खंडवा इस समय। यहाँ पर ना शिक्षा के अच्छे साधन है, आज भी हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको इंदौर या भोपाल जैसी जगहों पर जाना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है व्यापार की कि रिंग रोड और बाईपास न होने की वजह से कोई उद्योग धंधे बड़े आ नहीं आ रहे हैं हमारे। ठीक है, और भी लोगों से मैं जानूंगी। आप बताइएगा, आप तो समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं खंडवा के। जो बताया मैडम ने कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। इतने बड़े छोटे से शहर में कि मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना ये अपने आप में एक विकास भी है। और गरीबों को आज हम देखते हैं कि जो इंदौर और भोपाल जाना पड़ता था बड़ी बीमारियों के लिए, आज 100 से 150 डॉक्टर यहाँ मेडिकल कॉलेज के व्यवस्थित रूप से हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारी का यहाँ इलाज कर रहे हैं। मैडम ठीक है, मैं आऊँगी। आप कुछ मुद्दा उठा रहे थे, बताइएगा। इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए जी। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज डाली बहुत अच्छी डाली, परंतु यहाँ पर ECG एंजियोग्राफी के लिए इंदौर भागना पड़ता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज आपने जो डाली है उसमें एंजियोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, इको की व्यवस्था। आप तो कुछ अतिक्रमण का बता रहे थे। वो अतिक्रमण पर जो मेन है, जो स्वास्थ्य संबंधित लोगों को इंदौर भागना पड़ता है एंजियोग्राफी कराने के लिए। इको की जाँच कराने इंदौर जाना पड़ता है, गरीब लोग कहाँ से जा पाएंगे। और जब आपका कोरोना जब आया था उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे, उस समय व्हाट्सएप वो नहीं बनवाया, आधार कार्ड। चलिए, मेरे पास समय कम है जी। मेरे पास समय नहीं है इतना। आपका ये खंडवा शहर एक हृदय स्थल है खंडवा शहर का। यहाँ पे इतना अतिक्रमण हो गया है कि कुछ समझ नहीं आता। जितने नेता आते हैं किसी पार्टी के आते हैं। मैं और आ रही हूँ। आप बताइएगा, आप तो महिला हैं और महिलाओं का कुछ मुद्दा है क्या खास, क्या मांग है आपकी? मैडम, मांग हम क्या करें, क्योंकि हमारी झोली पहले ही इतनी सौगातों से भरी हुई है और सारी जो हमारे खंडवा कस्बा है। और अगर मैडम मुद्दों की बात करें तो कस्बे के हिसाब से जो यहाँ पे सुविधाएं देनी है वो सब दी जा रही हैं। अब ये है कि आप जिस थाली में खाओ उसमें छेद करते रहो तो कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, मैं 1 मिनट, मैंने आपको बहुत मौके दिए। 1 मिनट जी, मैं आ रही हूँ। हाँ मैडम, हम तो एक ही चीज चाहेंगे कि यहाँ पे जो कस्बा है खंडवा, नहीं ये एक जिला है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि हम कुछ विगत कुछ सालों से इसको एक बड़ा गांव की उपाधि हम दे सकते हैं अभी वर्तमान स्थिति। बड़ा गांव की उपाधि दे रहे कीर्ति, सुनते जाइएगा। मैडम, जो यहाँ की जो हॉस्पिटल का जो इन्होंने बोला ना, इनसे पूछिए
कि एक बार मेरे पास पूछने का टाइम नहीं है, मेरी एंकर सुन रही है, वो पूछेगी। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि आप जो भ्रष्टाचारी अधिकारी लंबे समय से टिके हुए उनको साठगांठ नेताओं की है। आज वहाँ पे जो हॉस्पिटल सिर्फ 5 स्टार होटल है और कुछ भी नहीं है, सुविधा के नाम पे तमाम आरोप लगा दिए गए हैं जनता की सुविधाओं के नाम पे। आपके पास तमाम आरोप हैं, उन आरोपों को लेकर के भी जवाब ले लेते हैं। राम दांगोरे जी, आपने सुना होगा जनता को, जनता कह रही है ना स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर है भले मेडिकल कॉलेज हो लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षा के नाम पर यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, सुरक्षा के नाम पर व्यवस्थाएं नहीं है, सड़क नहीं है, क्या करेंगे आपकी बार? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोगों के भी अभी स्टेटमेंट आए, मैं उन सभी को जानता हूं, ये सभी विपक्ष वाले हैं। अच्छा। और विपक्ष का स्वाभाविक काम होता है आरोप लगाने का। एक छोटे से शहर में मेडिकल कॉलेज की सौगात 150-200 डॉक्टर्स का होना और लगभग 125 से 200 तक की बीमारियों का इलाज पहले लेकिन व्यवस्थाएं तो नहीं है। उनका तो कहना था कि अगर मेडिकल कॉलेज का ढांचा खड़ा हो और वहां पर व्यवस्थाएं ना हो तो फिर क्या फायदा? पुरस्कार जिस हॉस्पिटल को मिला हुआ है, स्वच्छता का पुरस्कार मिला है, सारे डॉक्टर्स 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, कई सारी एम्बुलेंसेज अवेलेबल होती है, बस उसी सिचुएशन में नहीं होती जब कोई कहीं एंगेज होती है एम्बुलेंस। और आप कोनों पर देख लीजिए, मेरे यहाँ पंधाना विधानसभा में 11 करोड़ की लागत से एक और हॉस्पिटल मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। एक 5 करोड़ का हॉस्पिटल मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। एक 30 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है। तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो तो अपने क्षेत्रों में ही हो रही है। उसके बाद में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 5 जिलों के पेशेंट खंडवा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। कोरोना के टाइम पर भी सबसे ज्यादा पेशेंट इस इंदौर के बाद में अगर कहीं थे तो वो खंडवा में थे। 5 से 8 जिलों के पेशेंट यहाँ पर आते थे। उसके बाद में भी अगर इनको सुविधाएं बुरी लग रही है तो फिर अब उनको कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। फिर ऐसे लोग तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं हो सकते, हम तो इंसान हैं। ठीक है, संतोष गौतम जी, उन्होंने कह दिया कि जो सवाल उठा रहे हैं वो आपके साथी थे और इसी वजह से सवाल उठ रहे, वरना व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विडंबना है कि जब जनता उनसे सवाल पूछती है तो वो कहते हैं कि कांग्रेस की तो ये आदत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के सवालों से ऐसे कब तक बचते रहेंगे कि खंडवा को एक गांव बताकर अपने कर्तव्यों से विमुख होते रहेंगे। मैं कहता हूं कि खंडवा को ये बड़ा शहर क्यों नहीं बना सकते? क्यों खंडवा इंदौर में तब्दील नहीं हो सकता? क्यों खंडवा उज्जैन में तब्दील नहीं हो सकता? क्यों खंडवा भोपाल में तब्दील नहीं हो सकता? क्यों खंडवा के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? क्यों खंडवा के लोगों को पलायन करके इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में आना पड़ रहा है? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी विफलता है कि कृष्ण मुरारी मोके, उसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान, फिर ज्ञानेश्वर पाटिल, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, 20 साल से सरकार, उसके बाद यदि खंडवा पिछड़ा हुआ है तो वहां के जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को यह कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के लोग आखिर किससे सवाल उठाएंगे? जनता किससे सवाल उठाएगी? हम तो विपक्ष की भूमिका में है और हम पूरे दावे के साथ और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, हम जनता की आवाज उठाएंगे और पूछेंगे कि क्यों खंडवा पीछे रह गया? जो विकास की दौड़ 20 वर्षों तक शासन करने के बाद भी आपने खंडवा को अभी तक गांव बना के रखा है और जनता कह रही कि बड़ा गांव है, कस्बा है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आना चाहिए, लाना चाहिए ऐसे नेतृत्व पर जिन्होंने खंडवा को आज भी गांव बना कर रखा हुआ है। खंडवा को एक बड़े शहर में अगर कांग्रेस का सांसद यहां से चुना जाता है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा और क्या मान रहे हैं कि जीत हो पाएगी आपकी यहां पर, संतोष जी? जी, अगर आपका सांसद यहां से बनता है, आपका प्रत्याशी जीतता है, तो क्या मान रहे हैं कि यहां की व्यवस्थाएं जो हैं, स्थितियां जो हैं वो बदली जाएंगी? जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? पूरी तरह से हम जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त है कि जो खंडवा में जो जिस तरीके से पिछड़ापन है अभी भी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उससे जनता नाराज है। इस बार पूरी तरह से परिवर्तन होगा और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बौखला गए, आप देख रहे हैं केंद्र में तमाम उल्टे सीधे बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। अडानी अंबानी को बताया जा रहा है कि बोरे भर भर के पैसे उन्होंने राहुल गांधी को पहुंचाए। अरे भाई, जब इतनी जानकारी है आपके पास तो ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़वाते? और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद ईडी और सीबीआई के लिए क्या बचता है? जाए और अडानी और अंबानी को पकड़े। भ्रष्टाचार। राम दांगोरे जी, जवाब दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये संतोष गौतम जी बौखलाए हुए और नॉलेज की कमी के कारण बता रहे हैं। इनके जब अरुण यादव थे तो इन्होंने काम क्या कर? संतोष जी, आपका टाइम खत्म हो गया है, मेरी बारी है। प्रधानमंत्री अरुण यादव ने कुछ नहीं करा, उल्टा यहाँ के जरूरी जो जोनल ऑफिस थे वो उठा करके खरगोन ले गए। यहाँ तक कि उनके मारुति शोरूम पे भी कारें नहीं मिलती, वो कारें लेने के लिए भी पब्लिक को खरगोन जाना पड़ता है। मैं बताता हूँ, पावर ग्रिड, सबसे बड़ा पावर ग्रिड यहाँ पर है और इंडस्ट्रियल एरिया भौसिंगपुरा में, इंडस्ट्रियल एरिया रूदी क्षेत्र में है, एक इंडस्ट्रियल एरिया और देशगांव चौराहे
3,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे निकल रहा है। खंडवा को पासपोर्ट ऑफिस हमने ला करके दे दिया। और क्या चाहिए भाई? इच्छापुर से इंदौर वाला रोड बन रहा है, फिर अकोला से इंदौर ब्रॉडगेज लेन रेल डल रही है। 10 ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पर करवा करके रख दिया। 40 मोबाइल के नए टावर सांसद जी ने नए स्वीकृत करा दिए हैं और देशगांव से रूधी बाईपास रोड तक दे दिया। और ये कहते कुछ नहीं किया सांसद जी ने। अरे भैया बाहर निकलो, देख करके आओ। ठीक है राम दांगोरे जी, अब आप ये मान रहे हैं कि पूरी तरह से समृद्ध हो चुका है खंडवा और किसी चीज की जरूरत नहीं अब लगती है जनता को। करोड़ की सड़कें हैं तो 8 विधानसभाओं का अंदाजा। राम दांगोरे जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, क्या पूरी तरह से समृद्ध आपको लगता है खंडवा? किसी चीज की जरूरत नहीं है यहाँ की जनता को? देखिए समृद्धि तो अमेरिका भी नहीं है, हम समृद्धि की ओर है और काम कर रहे हैं इसीलिए हम लोग बार बार जीतते हैं। इनके जैसे बनने के बाद में जनता को भूल नहीं जाते, इसलिए ये लोग आज घर बैठे हैं और पूरे देश में ये इनकी सीटें हार रहे हैं। ठीक है, अब कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो जो जनता भी सवाल उठा रही थी वही तय करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रेरणा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका भी शुक्रिया। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।